पॉलिटिक्स का अगला भाग हम देखते हैं भाग 3। कल 2 तक बता दिए थे, आज तीसरा भाग को पढ़ते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के रखा गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे मूल अधिकार 7 थे। वर्तमान में हमारे मूल अधिकार 6 रह गए हैं। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। केवल इसमें उसके बारे में बताया, परिभाषा का वर्णन है। इसमें एक शब्द का यूज किया गया है, स्टेट। इस स्टेट के अंतर्गत हमारा देश भी आ जाएगा, हमारे सारे राज्य आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटी आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाएगा, ONGC आ जाएगा, क्योंकि ये सब अपने तहत एक अपना कानून बनाते हैं। ये यदि अपना कानून नहीं बनाएंगे तो इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये कानून बनाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना इलेक्ट्रिक बिल टाइम से नहीं भरता है तो उस पर हम लेट फी लगा देंगे। और कोई बिना कनेक्शन लिए इसी तरह टोका फंसाकर बिजली का उपयोग करता है या बिजली का चोरी करता है तो उस पर मुकदमा ये अपने तहत चलाता है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात कहा गया है। यानी कोई ऐसा अधिकार जो असंगत हो उसके तहत मूल अधिकार कम कर दिया जाता है। और आपका मूल अधिकार से किसी की अधिकार छीन का क्षति होता हो तो उसे रद्द कर दिया जाता है। जैसे हमारे कानून जो संविधान बना था, यानी जब लागू हुआ था 1950 में, उससे पहले कोई ऐसा कानून जो हमारे कानून पर धब्बा हो या उससे बाद में बना हुआ ऐसा कानून जो हमारे कानून पर धब्बा हो, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये संविधान के पहले से चलते आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ट्रिपल तलाक जो था महिलाओं के कम प्रेफरेंस देता था और पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। एक सायरा बानो नाम की महिला ने इस पर केस कर दिया और इसको कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, इस तलाक को। अगला देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में दो कानून को रखा गया है।
एगो एगो है यूके का कानून और दूसरा यूएसए है। यूके का कानून कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, यानी जो महिला और पुरुष सब बराबर हैं। इसका हम लोग 20% यूज करते हैं। और जो यूएसए का कानून है वो कहता है कानून का समान संरक्षण, यानी कुछ हद तक किसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है और एक वयस्क बच्चा है। छोटा बच्चा को ट्रेन में जाता है तो फीस आधा लगता है और वयस्क को पूरा लगता है। ये यूएसए के कानून के तहत लगता है। जैसे हम देखें राष्ट्रपति को 71 के तहत उसको क्षमा दान करने की शक्ति है और राज्यपाल को 162 के तहत क्षमा दान करने की क्षमता है। इसके तहत उस पर केवल दीवानी मुकदमा चलता है। यदि कोई गलत काम करता है, राष्ट्रपति कोई क्राइम करता है या राज्यपाल, तो उस पर सिर्फ दीवानी मुकदमा चलता है, फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है। फौजदारी मुकदमा के तहत अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच बहुत बहस हुआ। अंत में उन लोगों ने फैसला निकाला कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर बना रहेंगे तब तक कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। वो पद से वो उतरेगा, पद उसका खत्म हो जाएगा, तब उस पर फौजदारी मुकदमा चलेगा और उसको सजा सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, जाति, वंश, लिंग के समान सब बराबर हैं। किसी के भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कठिन कार्य में महिलाओं को नहीं रखा जाता है, और जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, इस सब को कुछ हद तक प्रेफरेंस मिलता है और उसको विशेष अधिकार दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें लोक नियोजन की बात कहा गया है। लोक नियोजन कहने का मतलब है कि नौकरी में सब बराबर है। यहाँ जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ हद तक आरक्षण दे दिया जाता है। जो लोग पिछड़े हुए हैं अभी, उनको बढ़ाने के लिए आरक्षण दे दिया जाता है। जो विकसित लोग हैं वो बढ़ते रहे, लेकिन जो पीछे हुए हैं उसको थोड़ा आरक्षण दे दिया जाता है। और आरक्षण कभी भी 50% से अधिक नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का बात कहा गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी किसी के जाति के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यानी ये छोट जाति का है तो हम इसमें नहीं छुआएंगे। यदि किसी को कोई बीमारी हो, जैसे कोरोना आ गया, तो इसमें छुआछूत बहुत देखा गया और ये जरूरी बात था। नहीं, ऐसे छुआछूत नहीं किया जाता तो ये बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेता और इस पर कंट्रोल पाना आसान नहीं होता।
और जो जाति के आधार पर जो छुआछूत का, तो इस पर 1955 में एक कानून लाया गया जिसके तहत छुआछूत करने वालों को अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। और 1989 में इसको और कठिन बना दिया गया। ऐसे देखें तो गांव में छुआछूत बहुत ज़्यादा रहता है, शहरों में बहुत कम रहता है। अगला है अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत है, यानी कोई नाइटहुड नहीं रख सकता है, यानी विदेश से जो उपाधि मिला गया उसको कोई नहीं रख सकता है। जो हमारे देश में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसको रख सकता है, लेकिन उसका अपने सरनाम के तरह यूज नहीं कर सकता है। जैसे भारत रत्न किसी को मिलता है तो वो उपाधि रख सकता है, लेकिन सरनाम की तरह नहीं यूज कर सकता है। जैसे वो नहीं कर सकता है कि भारत रत्न विकास कुमार। और यदि किसी को एजुकेशन के आधार पर मिला है, एजुकेशन वाला हम रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास वर्मा, इंजीनियर राधा कृष्ण, इस तरह का रह सकता है। यदि कोई अच्छा रैंक पे है तो वो अपना भी रख सकते, जैसे मेजर सुखदेव सिंह। अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, इसी में मीडिया को भी स्वतंत्रता दिया गया है। पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की, ITR पूछने की स्वतंत्रता। उन्नीस में कई और पार्ट जोड़ा गया है। जैसे 19 का ये अभिव्यक्ति, बोलने, मौन रहने, मीडिया, पुतला फूकने, झंडा, ITR तथा पूछने की स्वतंत्रता है। ये सभी स्वतंत्रता तभी तक है जब एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक मोरल कोर्ट, विदेशी संबंध को पर कुछ ठेस न पहुंचे। 19 के 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। पहले बोलने की स्वतंत्रता, 19 के ए में 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। जब हमको बोलने को मिल जाएगा तब हम सभा कर सकते हैं। जब सभा कर लेंगे तब 19 के 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। इसके तहत हम कोई संगठन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा संगठन न बनाएंगे जो देश विरोधी कार्य करे। 19 के 4 में संचरण की बात कहा गया है। इसके तहत हम भारत में कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं।
लेकिन कुछ जगहों पर नहीं जा सकते हैं, जैसे कहीं ऐसे जगह जहाँ जाने पर अशांति फैल सकता है या कोई विदेशी खतरा है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ सब कोई नहीं जा सकता है, उस वहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। 19 के 5 निवास और बसने की स्वतंत्रता है। जब हमको घूमने की स्वतंत्रता, कहीं हम चले जाएंगे तो वहाँ बसना तो जरूरी होगा। इसके तहत हमको बसने की स्वतंत्रता दिया गया। हम कहीं भी, भारत के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ कहीं भी हम जाकर बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। जब बस निवास कर लेंगे तो वहाँ हमको घर बनाएंगे, यानी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। 1906 में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 7 इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जब हम संपत्ति रखेंगे उसके बाद व्यापार करने के लिए सोचेंगे, अपने पेट पालने के लिए कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, उस तो व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी देश में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यापार ना हो जिससे हमारे राष्ट्रीयता में का क्षति हो। जैसे किसी निगत पदार्थ का हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जैसे गांजा भांग, ये सब का हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। पशुओं का तस्करी नहीं कर सकते हैं। यही हमारे साथ 19 में भी हमको 7 अधिकार दिया गया था 19, और अब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अब 6 अधिकार रह गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराधों के लिए 2 सीधी के संबंध में संरक्षण। यह अपराधों के लिए 2 सीधी का संरक्षण, यानी कोई हम पर दोष लगता है तो हम अपना दोष सिद्ध कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, और अपना एक वकील रख सकते हैं। इसी में बात कहा गया है, खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। से पुलिस ले जाकर हमें कितना भी मारे तो हम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। यदि जबरदस्ती करवाता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकता है। एक अपराध के लिए एक सजा, अनुच्छेद 20 में ही कहा गया है कि एक अपराध करते हैं तो आपको एक ही सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 में ही कहा गया है कि जो कानून लगेगा अपराध के समय के हिसाब से लगेगा। जैसे अभी हम कोई अपराध करते हैं तो कानून अभी जो चल रहा है उसके अनुसार हमको सज़ा सुनाया जाएगा, न कि पहले के कानून के तहत। और यदि 5 साल के बाद हमारे फैसला आता है तो 5 साल के बाद के में कानून में कोई चेंजिंग आ जाता है तो उस समय के हिसाब हमको सज़ा नहीं सुनाया जाएगा, हमको अभी के हिसाब से सज़ा सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी हम किसी का जान नहीं ले सकते हैं, यानी हम किसी दूसरे का जान नहीं ले सकते हैं तो खुद अपना भी जान नहीं ले सकते हैं। इस पर्यावरण को हमको एकदम स्वच्छ चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकता है, इस पर भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि कोई आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसको 309 के तहत
सज़ा सुनाया जाएगा। हमारे हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसी के तहत हमें एकांत रहने की भी स्वतंत्रता है और विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार है, यानी हम अपना पासवर्ड गुप्त रख सकते हैं और हम अपना कोई सारा काम को गुप्त रख सकते हैं। हमसे इसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, नहीं अगला है अनुच्छेद 21 के क। 21 के क के अनुसार शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी। यदि वो नहीं देते हैं, और इसमें स्वास्थ्य का भी बात करेगा, यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके तहत हम अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम इसको अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 को मूल संविधान का ऋण कहा गया है। अगला अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, यानी कोई हम अपराध करते हैं तो हमको कोई पुलिस पकड़ने आएगी तो पहले वारंट दिखाएगी। छोटा मोटा अपराध में पुलिस वारंट दिखलाती है। कोई बड़ा अपराध कर देंगे तो उसमें यानी सभी कोई किसी का हत्या कर देते हैं तो उसमें पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, डायरेक्ट हमको पकड़ के जेल लेके जा सकती है। और 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना रहता है। 24 घंटे के अंदर कोई वो पेश नहीं करता है तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी के तहत हमें वकील रखने की भी स्वतंत्रता है। हम एक वकील रख सकते हैं। ये अपराध के बाद काम करता है और अपराध से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? निवारक निरोध के तहत। इसमें आपको पुलिस कोई वारंट नहीं दिखाएगी और इसमें 3 माह तक जेल में डिटेंशन सेंटर में रख सकती है। जैसे देखें कश्मीर में जो मुद्दा था, जब धारा 370 हटा था तो वहाँ जितने भी नेता थे जो भड़काऊ भाषा दे सकते थे उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। वो उनको अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। ऐसे तो ये 3 माह तक है, लेकिन उनको 6-6 महीना तक डिटेंशन से में रखा गया, नज़रबंद करके रखा गया। अनुच्छेद 22 के तहत ही। इसी के तहत और कानून लाया जाता है, जैसे पीडीए है, एक निवारक निरोध है पीडीए। पीडीए 1950 में लाया गया, 69 में ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगला आया अस्पा, ASFPA। ये 1950 में लागू हुआ और अब तक लागू है।
ASPA का अर्थ होता है आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत आर्मी किसी के घर बिना वारंट दिखाए कभी भी जा सकती है और ये ज़रूरी भी है। जैसे जम्मू कश्मीर और असम ऐसे अशांत एरिया में ये नहीं रहेगा तो आतंकवादी कभी भी आकर घुसकर हमला कर सकते हैं, और जब तक पुलिस वारंट का इंतज़ार करेगी तब तक अपराधी भाग जाएगा। अगला आता है UAPA। UAPA UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट। ये 1967 में आया था और अब तक लागू है। ये यदि कोई तोड़ फोड़ करता है तो उस पर यह कानून लगाया जाता है और इसके तहत उसको बंद कर दिया जाता है। अगला है मीसा एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में लाया गया, 1977 में बंद कर दिया गया। यदि किसी निवारक निरोध कानून का सबसे ज़्यादा मिस हुआ तो वो है मीसा। इसका सबसे ज़्यादा मिस हुआ है। अगला है NSA। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1980 में लाया गया, अब तक लागू है। NSA का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। इसी के तहत कोरोना में यदि कोई मरीज डॉक्टर पर थूक देता था उस पर NSA कानून लगाया जाता था, और अधिकतर NSA के तहत जिसको पकड़ा जाता है उसको अधिकतर इनकाउंटर ही कर दिया जाता है। ये बहुत खतरनाक है और ये ज़रूरी भी है। अगला नंबर आता है टाडा। टाडा का मतलब होता है टेररिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। यह 1985 में लाया गया, 1995 में ख़त्म कर दिया गया। ये इसके तहत जिसको पकड़ा उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। अगला है पोटा। ये 2001 में लाया गया, 2004 में ख़त्म कर दिया। पोटा का मतलब होता है प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट। अगला लायक ये टाडा सबसे खतरनाक था। अब आगे हम देखेंगे। पुलिस हमें पकड़ती है तो पूछताछ कर सकती है, हमें हिरासत में ले सकती है। यदि नॉर्मल कोई अपराध होगा तो उसको हमको हिरासत में लेगी। और यदि कोई सीरियस मैटर होगा तो उस हमको अरेस्ट करती है। जब हमको अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पेश करती है। पुलिस रिमांड पर
कब लेती है? जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो उसमें पुलिस रिमांड पर लेती है। रिमांड का मतलब होता है रिमांड, एक डिमांड होता है, दूसरा रिमांड। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के चीज़ को हम लेते हैं तो उसको हम डिमांड कहते हैं, और उस हमारे ही वस्तु दिया हुआ है उसी को हम रिटर्न ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रिमांड। जैसे पुलिस कोई अपराधी को पकड़ते हैं, पकड़ कर और 24 घंटे के अंदर तो उसको कोर्ट में पेश करना रहता है। इसके तहत वो कोर्ट में ले जाती है और उस कोर्ट को दे देती है और वो जेल में भेज देता है। लेकिन पूछताछ करने के लिए फिर जब पुलिस की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट जाके वो जज के पास बोलता है कि जो व्यक्ति हमको दिया है ना उसको हमको रिमांड पर दे दीजिए। यानी अपने ही, इसलिए वो बोलता है कि हम अपराधी को तो हम ही पकड़ के दिए थे और रिटर्न आपसे ले रहे हैं, तो हमको आप रिमांड पर दे दिए। और रिमांड पर अधिकतम 15 दिन के लिए दिया जा सकता है। रिमांड पर इसलिए ले जाता है कि उस पर जांच किया जाए और सबूत जुटाया जा सके। नॉर्मल मैटर में जेल कस्टडी में भेज देती है जज।